वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स बुक का एक्सरसाइज 3 मुद्रा और साख के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे एक या दो बार देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएँ खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ जोखिम परिस्थिति सबसे पहले क्या होती है उसे हम समझेंगे इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर आती है जब उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप भी अपने परिवार में देखते होंगे, उन व्यक्तियों को क्या करना होता है कि वो कुछ समय के लिए बैंक से या किसी व्यक्ति से लोन ले लेते हैं। लोन लेने के लिए उस समय तो उनका कर्जा चुक जाता है, लेकिन अगर वो उस कर्जे को जब लेते हैं तो उनकी एक निश्चित समय सीमा होती है। उन्हें यह तय करना होता है कि वो उस समय उसे दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए उन्हें ब्याज भी देना पड़ता है। उस स्थिति में व्यक्ति और भी ज़्यादा फंस जाता है। इसे ही हम जोखिम की परिस्थिति कहते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो यहाँ जो भी लिखा गया है उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण यानी कि लोन। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार हो जाने के बाद उधार चुका देते हैं, किंतु यदि किसी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है तो कर्ज की अदायगी असंभव हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसान अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस प्रकार इस जोखिम वाली परिस्थिति में कर्जदार के लिए ऋण लेने से कई समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसकी कमाई बढ़ने की बजाय उसकी स्थिति और बदतर हो जाती है। अब हम इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको एक किसान का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो क्या करता है, अपना मतलब डेली जो उसका जीवन होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, खेती पथारी करता है। अगर उसमें भी उसे पैसों की दिक्कत आ जाती है तो वो बैंक से लोन ले लेता है या किसी व्यक्ति से लोन ले लेता है। अगर उसकी खेती अच्छी होती है तो वो आसानी से पैसे चुका पाता है खेती के बाद। लेकिन अगर किसी वजह से बाढ़ आए, भूकंप आए या कोई ऐसी आपदा आ गई जिसके कारण उसका किसान का फसल जो है वो ठीक से तैयार नहीं हो पाया तो कर्ज का बोझ उस पर ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कारण जो लिया गया कर्ज है वो हर हालत में देना ही होगा और ब्याज भी साथ में देना होगा, जिसके कारण किसान को अपनी भूमि बेचनी पड़ती है। तो ये जो परिस्थिति हमने जानी यही जोखिम की परिस्थिति कहलाती है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाएं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा यानी कि पैसा वो आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या किस तरीके से मतलब सॉल्व करती है और अपनी ओर से आपको उदाहरण देना है। तो हम यहाँ पर जानेंगे पहले लिखा क्या गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। आज से पहले जब मुद्रा नहीं बनी थी उस समय लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब है एक वस्तु के बदला दूसरी वस्तु देना। ऐसा बहुत समय तक होता रहा भारत में भी। गांव से शहर तो उस समय बसे नहीं थे तो गांव में और बाकी जगहों पर भी यही प्रणाली थी। तो इस प्रणाली को जो है, इस प्रणाली में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ करता था। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बकरी है और आपको किसी को बेचना है और दूसरे व्यक्ति के पास गाय है, तो हम अगर गाय खरीद रहे हैं और उसको बदले में बकरी दे रहे हैं तब तो वहाँ हमारा फ़ायदा है। लेकिन यही परिस्थिति अगर आपके साथ हो जाए कि आपको चावल के बदले किसी को तेल देना पड़े और तेल के बदले किसी से चावल लेना पड़े, तो ऐसे में वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को काफ़ी ज़्यादा घाटा महसूस होता था। मतलब किसी वस्तु का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, वस्तु की फेर बदली होती थी। यही वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो ऐसी स्थिति में मांगों का दोहरा संयोग होना आवश्यक था। उदाहरण के लिए यदि किसी कपड़ा व्यापारी को चावल चाहिए तो उसे किसानों को खोजना होगा जो चावल के बदले कपड़ा खरीदना चाहता है। इस समस्या का समाधान मुद्रा का प्रयोग करके किया जाता था। मुद्रा मांगों में दोहरे संयोग की समस्या समाप्त हो गई। जब मुद्रा बन गई तो एक तो क्या हुआ कि वस्तु का उचित दाम मिलने लगा और मतलब मुद्रा विनिमय प्रणाली की मध्यस्थता का काम करती थी और इसे विनिमय माध्यम भी कहा जाने लगा था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, लेकिन मुद्रा प्रणाली में जो है इन दिक्कतों को काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया गया। अब लोगों के लिए कोई भी चीज़ खरीदना आसान होता था और उन्हें क्या होता था, उचित दाम मिलता था। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते थे। अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्ति अपनी मुद्रा को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करते थे और बैंक ये निष्पक्ष स्वीकार करते हैं और इसे सूद पर भी देते हैं। चलिए हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अतिरिक्त मुद्रा यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं और जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। दो प्रकार के लोग समाज में बसते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो बैंक में जमा करते हैं और जिनको पैसों की ज़रूरत होती है उनको बैंक देती है, लोन देती है और उस पर ब्याज भी लेती है। तो इस तरीके से मतलब बैंक जो है वो बैलेंस करने का काम करती है। इस तरह लोगों की मुद्रा बैंकों के पास सुरक्षित हो जाती है
और जो दूसरे लोगों को ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाती है। और बैंक में जो जमा राशि होती है उसका 15% नगद हिस्सा के रूप में अपने पास रख लेते हैं। बैंक जमा राशि के प्रमुख भाग को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करती है। इससे बैंक को भी ज़्यादा फायदा होता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज की बहुत मांग रहती है। बैंक लोगों को कर्ज देता है और उन पर ब्याज लगाता है। इस प्रकार बैंक जो है वो दो गटों के बीच क्या करता है, मध्यस्थता यानी कि बैलेंस का काम करता है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा होता है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। 10 रुपये का नोट हम सबके पास होता है या उससे ज़्यादा 100 या 50, उस पर लिखा क्या होता है, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। अगर आप देखें 10 का नोट निकाल कर तो उस पर पहले भारतीय रिजर्व बैंक होता है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। इसका अर्थ है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। मतलब यहाँ पे भारतीय आरबीआई बैंक को जो है करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है और भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है, केवल आरबीआई के अलावा। इसके अलावा कानून रुपयों को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है कि हम वस्तु खरीदेंगे उसके बदले में पैसे देंगे। भारत में रुपयों को सौदों में अदायगी करने से मना नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी मूल्य लगाया गया है वस्तुओं का वही लोगों को देना पड़ेगा। बदले में लोगों से पैसे और पैसे के बदले में लोगों को वस्तु मिलती है। यही प्रणाली जो है हमारे भारत में है। 5वां क्वेश्चन है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। औपचारिक स्तर पर ऋण देने वाले लोगों की तुलना में अनौपचारिक खंड के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं और इस प्रकार अनौपचारिक स्तर पर लिया गया ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। अधिक ब्याज से कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण उतारने में खर्च हो जाता है। इससे ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण के फंदे में जकड़ जाता है। इस सभी कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके लिए जरिए लोगों की आय बढ़ जाती है क्योंकि फिर बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे और सस्ता और सामर्थ्य के लिए अंदर का कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। हम यहाँ पे समझेंगे कि जो बैंक से लोन लिया जाता है और जो साधारण आदमी से लोन लिया जाता है उसमें क्या अंतर होता है। बैंक जो भी लोन किसी व्यक्ति को देती है उसमें उसका ब्याज जो है वो फिक्स होता है और मतलब समय भी आपको दिया जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी व्यक्ति से ली गई तो वो अपनी मनमानी करके इसको बनाता है और अधिक ब्याज लगाता है। तो इससे दूसरे लोग जब नहीं दे पाते हैं पैसा तो उनके ऊपर जो है लोन का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और मनमाने ढंग से वो इसे वसूल करते हैं। जैसे घर का पेपर वगैरह ले लिया जाता है या ज़मीन उनसे छीन ली जाती है या उन्हें बहुत तरीके की समस्या जो है वो झेलनी पड़ती है। लेकिन ऐसा बैंक में नहीं होता। बैंक आपको समय देती है कि आप उसके अनुसार जो है एक समय तक अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति से लोन लिया गया है तो केवल उस व्यक्ति को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर बैंक के द्वारा लोन दिया गया है तो उससे देश को फ़ायदा होता है। अब हम आगे जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मतलब गरीबों के लिए जो स्वयं सहायता समूह बनाई गई है उसके पीछे क्या कारण है और हमें इसे क्या करना है अपने शब्दों में बताना है। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आप भी इसे समझिए और इसे अपने शब्दों में लिखेंगे और समझेंगे। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां है वहां भी बैंक से कर्ज लेना साहूकारों से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। ऋण धार की कमी होने के कारण गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं लेते हैं। इसके लिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं जो ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं। गरीबों की इस हालत को बचाने के लिए ऋण देने के नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के बीच यही विचार है कि इन गुटों को सरकार ऋण देती है। इस ऋण को उतारने के लिए भी जिम्मेदारी गुटों की होती है। आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणधारी की कमी समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न लक्ष्यों के लिए एक यथाचित बैंक द्वारा ऋण स्तर मिल जाता है। इससे गाँव के पुरुष और महिलाएं स्वावलंबी बन जाते हैं। गुट की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक माध्यम मिलता है जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषय जैसे स्वास्थ्य, पोषण, हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। चलिए इसे हम जानेंगे। जैसे हम जानते हैं कि लोन लेना आसान अगर है तो बैंक के द्वारा बैंक हमको बहुत सारी सुविधा दे। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति से लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, उसे हमें ज़्यादा ऋण जो है वो देना पड़ता है। अब इसके पीछे हम जानेंगे कि गरीब लोगों के लिए क्या किया जाए। गरीब लोग जितने भी होते हैं गांव में रहने वाले लोग, अक्सर वो बैंक जाने में बहुत सारा पेपर जमा करना हुआ लोन लेने के लिए और बहुत सारा मतलब बैंक में आना जाना करना हुआ, इतना वे समझ भी नहीं पाते और उनके ऊपर जो है ये हो भी नहीं पाते क्योंकि हर गांव में बैंक की सुविधा नहीं, उन्हें शहर इसके लिए जाना पड़ेगा। इसी के लिए जो है अब बैंक ने क्या किया है, कुछ ग्रुप बना दिया गया बैंकों के द्वारा जिसमें 10 या 12 लोगों का समूह होता है। वो क्या करते हैं, जितने भी गरीब परिवार और गांव के लोग होते हैं
उनके घर पर ये जाते हैं और उन्हें इस मतलब लोन के बारे में या फिर किसी भी जो भी योजना बैंक के द्वारा बनाई गई है उसके बारे में बताते हैं। ये लोग काम करते हैं और जो भी मतलब गरीब व्यक्ति होते हैं और गांव के व्यक्ति होते हैं उसे लोन दिलवाते हैं और उचित समय पर उनसे वसूल भी करते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार को भी फ़ायदा होता है और जो लोग हैं उन्हें महाजन या जितने भी सूदखोर होते हैं या साहूकार होते हैं उनके चंगुल से वे बच पाते हैं, क्योंकि ये सूदखोर और महाजन जितने भी हैं और साहूकार ये ऊंचे ऋण पर जो है लोगों को देते हैं पैसा और बाद में जो है बहुत मुश्किल तरीके से क्या करते हैं वसूल करते हैं, जिनसे उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है। अब जानेंगे 7 क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका सिविल ख़राब हो जाता है। सिविल कहने का अर्थ है कि वो मतलब बहुत बार लोन ले चुके हैं और उनको समय पे पूरा नहीं कर चुके, तो इस तरीके के व्यक्तियों को बैंक जो है वो ऋण नहीं देते। अब यहाँ जानेंगे बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। जो कर्जदार ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते जिन्हें बैंक ने बनाया है और कर्ज नहीं देते हैं, ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के तरीके, इन सब को मिलाकर ऋण की शर्तें कहा जाता है। बैंक ऋण से औपचारिकता है, अगर आप इस सब का पालन करते हैं तो बैंक आपको दोबारा ऋण देगी, अन्यथा नहीं देगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधि पर किस तरह नज़र रखता है, यह ज़रूरी क्यों है। मतलब हम आरबीआई को जानते हैं कि वो बड़ा बैंक है और वो क्या करता है, आपको मतलब जो भी सिक्के और नोट हैं उन्हीं को छापने और चलवाने का अधिकार है। तो उसके बारे में जानेंगे कि वो छोटे छोटे बैंकों पर कैसे नज़र रखता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। इसके साथ साथ यह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह देखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। बैंक केवल लाभ बनाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा सकते, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों को भी ऋण देते हैं। समय समय पर बैंक को आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। इसलिए ज़रूरी है ताकि ऋण की सुविधा में सभी को मिलती रहे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हमने जाना कि लगभग जितने भी छोटे बड़े बैंक होते हैं इन सब पर ध्यान जो है वो रिजर्व बैंक देता है। और कारण क्या है कि कुछ बड़े लोग, छोटे लोग, गांव के लोग, श्रमिक लोग, इन सबको लोन मिले और अच्छी रेट पे मिले जिससे बैंक को कोई नुकसान ना हो। तो इन सब बातों का आरबीआई ख्याल रखती है। वो सभी तरीके से बैंक की दरों को चेक करती है कि मतलब किन किन समय पर बैंकों ने अपना क्या काम किया। और यह बैंकों का कर्तव्य होता है कि वो जो भी ऋण की योजना बनाए हैं या जो भी लोगों को ऋण दिए हैं उनसे कितना वसूल हो पाए, इन सब का डाटा आरबीआई को भेजना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है आरबीआई उन पर नज़र रखती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए कि डेवलपमेंट जो हो रहा है आज उसके पीछे लोन की क्या भूमिका है। हमारे जीवन में बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। आप भी अपने घर में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग घर बनवाने के लिए भी लोन लेते हैं या फिर कोई बिजनेस करने के लिए भी लोन लेते हैं। तो आज लोन एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे डेवलपमेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति है। यहाँ उदारता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता और बदले में कर्जदार से भुगतान का वादा लेता है। ब्याज तो हमें देना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम लोन लेके अगर कुछ काम कर लेते तो वहाँ हमारा काम आसान हो जाता है और काम जब चल जाता है तो व्यक्ति उसी काम से बैंक का कर्ज चुका देता है। ऋण उत्पादक की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चे तथा उत्पादन को समय पर खत्म करने में मदद करता है। इसके जरिए वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो ऋण केवल खराब ही नहीं बल्कि वह बहुत सारे जगहों पर अच्छा भी होता है। देश के डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए लोन लेते हैं, काम करने के लिए लोन लेते हैं, घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं, शादी ब्याह के नाम पे लोन लेते हैं। तो इस तरीके का जो भी मतलब व्यवस्था होता है जिसके कारण लोग उस समय लोन के पैसों का यूज कर लेते हैं और बाद में जब उनका काम हो जाता है तो धीरे धीरे उसे चुका पाते हैं। तो व्यक्ति को पैसों की बाधा नहीं आती है, व्यक्ति इनके माध्यम से अपना काम जो है वो आसानी से कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, मानव को एक छोटा सा व्यवसाय करने के लिए ऋण की ज़रूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से। अब हम इतना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि मानव को एक छोटा व्यवसाय शुरू करना है तो अगर वो साहूकार या महाजन से लेगा तो उसे ज़्यादा ऋण ही देना पड़ेगा। वो अगर बैंक से लेता है तो उसके लिए ये अच्छा रहेगा क्योंकि बैंक उसको एक समय सीमा देगी और नाजायज़ उसे कर नहीं लेगी। मानव को एक छोटा व्यवसाय शुरू करना है तो इसके लिए वह ऋण किसी से ले, इसके लिए दोनों ऋण स्थितियों में तुलना करनी है। यदि वह साहूकार से लेता है तो साहूकार अधिक ब्याज पर ऋण देगा, वह नाजायज़ तरीके से पैसे लेने की कोशिश करेगा, उसकी गतिविधियों पर देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। लेकिन यदि वह बैंक से लोन लेता है तो सीमित ब्याज पर ऋण मिलेगा, इसके जरिए उसकी आय बढ़ सकती है, बैंकों से सस्ता और सामर्थ्य के अंदर कर्ज मिल जाएगा
और इसलिए मानव अपने व्यवसाय के लिए बैंक से ही कर्ज लेना चाहेगा, क्योंकि सूद और मतलब महाजन और साहूकार से कर्ज लेने के कारण क्या है कि वो ज़्यादा ब्याज वसूलेगा इनसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे इसका। बैंक छोटे से किसानों को ऋण देने के लिए क्यों हिचकिचाते हैं? इसका कारण है कि बैंक छोटे किसानों को ऋण देने के लिए इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि छोटे किसान ऋण की शर्त पूरी नहीं कर पाते और ऋण के लिए ऋण धारक का उनके पास कोई सर्वथा अभाव नहीं रहता है। इसीलिए छोटे किसानों को वो लोन इसलिए नहीं देते हैं बैंक, क्योंकि उनका पैसा डूब जाएगा। वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज लेते हैं? ये छोटे से किसान आमतौर पर जब बैंक इनसे कर नहीं हो पाता है तो ये साहूकारों से ऋण ले लेते हैं, क्योंकि उनके लिए उस वक्त पैसा ही जरूरी होता है। ये साहूकार बिना ऋण धार के कर्ज तो दे देते हैं किंतु ब्याज की दरें अधिक रखते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती है। इसका आंसर है कि ऋण की छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती है। ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के लिए कागजात देने पड़ेंगे, उसके लिए वेतन, संपत्ति आदि का रिकॉर्ड दिखाते हैं, और यदि किसान सबके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं तो उन्हें ऋण नहीं मिल पाता। मतलब बैंक की जो नियम कानून होता है अगर उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं किसान तो उसे ऋण नहीं मिलता है। उसके बाद जानेंगे, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके लिए सहकारी समितियों की स्थापना की जा सकती है। यह सहकारी समितियां किसान, बुनकरों, औद्योगिक मजदूर इत्यादि को सस्ते दाम पर ऋण उपलब्ध कराना। सहकारी समिति कृषि उत्पादन खरीदने, खेती तथा व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और तमाम अन्य किस्म के खर्चे के लिए ऋण उपलब्ध कराई जा सकती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं या फिर उससे निचले वर्ग के लोग होते हैं उनको ऋण कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो बैंक को भी ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए, जैसे हमने अभी पढ़ा है ग्रुप के बारे में, जो 15-10 व्यक्तियों का ग्रुप का समूह होता है, वो लोगों को गांव में घर घर जाकर समझाते हैं और उसके बाद उन्हें मतलब ऋण दिलवाते हैं और फिर उनसे समय पर वसूली करते हैं। तो इस तरीके से अगर नियम कानून बनाया जाए तो आसानी से किसी भी मजदूर, किसान, बुनकर, सहकारी समिति और को उपकरण खरीदने, कृषि के लिए उपकरण खरीदने, खेती और व्यापार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, घर बनाने के लिए और अन्य तरह के कार्यों के लिए लोन जो है वो दिलवाए जा सकते हैं। और हम आगे देखेंगे जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे पढ़ेंगे और भरेंगे। पहला है, परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का ग्रामीण परिवारों की जो ऋण की अधिकांश जरूरतें होती हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी हो जाती हैं। दूसरा है ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। इसमें क्या हो जाएगा, ऋण का फंदा। यहाँ ऋण को फांसी की तरह कहा गया है क्योंकि ऋण का फंदा क्या करता है, ऋण की लागत और ऋण का बोझ और ज़्यादा बढ़ा देता है। तीसरा है, केंद्रीय सरकारों की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। ये कौन, हमने अभी ही पढ़ा है, RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक डैश देने पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक बल लेता है। इसका क्या हो जाएगा, जमा। बैंक क्या होता है, जमा करने पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। उसके बाद है आखिरी क्वेश्चन, संपत्ति डैश संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने की गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। तो ऋण धारक मतलब जो ऋण धारक होते हैं वो उसकी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण देने की गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है और जब तक ऋण नहीं चुकता तब तक उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। आगे जानेंगे, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। कुछ यहाँ दिए गए हैं क्वेश्चन, उसमें सही उत्तर बताना है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संपत्ति अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसमें, बैंकों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा या सरकारी संस्था के द्वारा। यहाँ जो स्वयं सहायता समूह वही 8-10 व्यक्तियों का जो ग्रुप है उसमें बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय कौन लेगा, बैंक का तो है मतलब, लेकिन उसके पीछे तो वो व्यक्तियों को लगाया गया, तो इसमें सदस्यों के द्वारा हो जाएगा। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बैंक, सहकारी समिति या मालिक जो है वो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे, नीचे दी गई तालिका शहरी क्षेत्रों के विभिन्न लोगों को व्यवसाय को दर्शाती है। इन लोगों को किन किन उद्देश्यों के लिए ऋण की जरूरत पड़ सकती है, ये आप खुद भी कर सकते हैं कि मतलब निर्माण मजदूर को क्या चाहिए होगा, कंप्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र को ऋण लेने की आवश्यकता पढ़ने के लिए चाहिए होगी, निर्माण मजदूरों को या तो फैक्ट्री के लिए या फिर फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ जो टूल्स होंगे उसके लिए। सरकारी सेवाओं में नियोजित व्यक्ति भी लोन ले सकते हैं घर बनाने के लिए या कुछ करने आगे की पढ़ाई करने के लिए। दिल्ली में प्रवासी मजदूर भी ऋण ले सकते हैं अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए। घरेलू नौकरानी ऋण ले सकती है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। छोटे व्यापारी ले सकते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। ऑटो रिक्शा चालक ले सकते हैं नया ऑटो खरीदने के लिए। बंद फैक्ट्री के मजदूर जो है वो क्या कर सकते हैं, ऋण लेकर एक नई फैक्ट्री को मतलब खुलवा सकते हैं ताकि उसमें सभी लोग मिलजुल कर काम करें और उसका ऋण भी जो है वो खुद भी भर सकें।
यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए हम उसे समझते हैं। निर्माण मजदूर क्या करेंगे? अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जो उनकी डेली आवश्यकता। कंप्यूटर शिक्षित स्नातक छात्र क्या करेंगे? कंप्यूटर खरीद कर अपना व्यवसाय खोलेंगे। सरकारी सेवा में नियोजित शिक्षक घर बनाने या बच्चों की पढ़ाई हेतु, जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे मिलता जुलता आंसर है। दिल्ली में प्रवासी मजदूर ताकि वो अपनी झुग्गी बना सके। घरेलू नौकरानी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। छोटा व्यापारी सामान खरीदने के लिए। ऑटो रिक्शा व्यापारी ताकि वह टैक्सी खरीद सके। और बंद फैक्ट्री का मजदूर ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। बैंक से कर्ज मिलने के आधार पर इन्हें विभक्त किया जा सकता है। जिन्हें बैंक से कर्ज मिल सकता है और जिन्हें बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता, इनको भी अलग करना है। तो बैंक से इनको कर्ज मिलेगा जिनके पास पेपर होगा और मतलब जो बैंक का नियम होता है उसको ये फुलफिल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक स्नातक छात्र, उसके बाद आपको सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति, छोटा व्यापारी और ऑटो रिक्शा चालक। इनको इसलिए मिलेगा क्योंकि इनके पास सारे पेपर होंगे और सारा नियम कानून का ये पालन करेंगे जो बैंक चाहती है, और इन्हें बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता। निर्माण मजदूर, दिल्ली में प्रवासी मजदूर, घरेलू नौकरानी, बंद फैक्ट्री के मजदूर, क्योंकि इस कारण बैंक को हो सकता है बहुत सारे कारण से लॉस हो जाए, इसको मतलब ये लोग ऋण चुकाने में असमर्थ हों। तो यहाँ हमने बहुत तरीके से जाना कि कैसे किनको मतलब ऋण मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, जोखिम के बारे में जाना, अलग अलग लोन के बारे में जाना। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।